अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, आई हैव शेयर्ड द लिंक। Assalamu alaikum students and welcome to the class. आज हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट पहले डेवलप की थी उसको रिवाइज कर
तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फॉर्चुनेटली मेरा इंटरनेट का पैकेज भी ख़त्म नहीं हुआ और सब कुछ एवरीथिंग इज़ राइट। ठीक है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो रिजॉल्व हो चुकी है। अच्छा जी, तो मैं देख रहा हूँ क्या मेरी वाकई स्क्रीन आ रही है? ठीक है। तो अभी आज हमने करना क्या है, वैसे तो मेरा प्लान था कि आप लोगों को वर्डप्रेस का नेक्स्ट लेवल बताया जाए और लेकिन अ, मैं कॉल भी नहीं था, मैं मैम को कॉल कर रहा था। अम, अच्छा, तो वैसे तो मैंने आपको वर्डप्रेस का नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट्स अभी ना काफ़ी पीछे हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको वर्डप्रेस की रिवीजन करवा दूं 10-15 मिनट में, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करवा दूं और उसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आज मैम आपको बताएंगी कंटेंट राइटिंग के लिए ब्लॉग पोस्ट, जो आपने ब्लॉग्स के ऊपर अपनी पोस्ट लिखनी है कि वो पोस्ट कैसे लिखनी है, कंटेंट कहाँ से लेना है, क्रिएटिव कंटेंट कैसे बनाना है, हेडिंग कैसे बनानी है, बाकी जो चीज़ें हैं अ, उनको कैसे आप लोगों ने रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो सरे 10 मैं अपना माइक चेक करूं, ऑडियो ठीक चल रही है? ठीक है, तो चलते हैं हम जो अवार्ड स्पेस के ऊपर वेबसाइट है उसको दोबारा से मैं आपको बना के फ्रॉम द स्क्रैच आपको बना के दिखाने लगा हूं। ठीक है, तो ये देखें स्क्रीन आपके सामने है। अगर मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन, मैम के पास ऑप्शन है, चले खैर बहरहाल। तो अवार्ड स्पेस को आपने गूगल पे सर्च करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास अवार्ड स्पेस की। साइन अप करना है, फ्री साइन अप। तो साइन अप करते वक्त आपने गूगल के अकाउंट से साइन अप करना है। ठीक है, वहां पे लिखा होता है साइन अप विद गूगल, तो साइन अप विद गूगल आपने उस ऑप्शन को यूज करना है। मैनुअली ईमेल और पासवर्ड लिख के आपने साइन अप नहीं करना। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना है कि साइन अप विद गूगल वो वाली ऑप्शन चूज करनी है। साइन अप कर लेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। लोड हो लेने दो स्क्रीन को। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपके पास आ रही है, कुछ पॉपअप्स ओपन होंगे, सब कुछ आपने पॉपअप्स वगैरह क्लोज कर देना, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपने लेके आनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये बेसिकली इट्स अ डैशबोर्ड। तो ये दोबारा स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। जो पॉपअप्स होंगे वो पॉपअप्स आपने क्लोज कर देने हैं। अब आपने क्या करना है, दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, कहीं से भी आप कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू फ्रॉम दिस डोमेन मैनेजर एंड जैकी ऐप इंस्टॉलर, ये दो ऑप्शन है, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो हम यहाँ से कर रहे हैं डोमेन मैनेजर, फाइल मैनेजर, जैकी ऐप इंस्टॉलर। ठीक है, तो पहले मैं डोमेन मैनेजर पे जाता हूँ। बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक डोमेन बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने डोमेन मैनेजर पे जाना है और यहाँ से क्रिएट फ्री सब डोमेन, यहाँ से वो फ्री सब डोमेन आपने अपनी रिजर्व करवा लेनी है। उसके बाद आपने जाना है जैकी ऐप इंस्टॉलर के ऊपर और वहां से आपने उस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना। सिंपल है ना, लगता है सिंपल। अच्छा, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने पहले डोमेन बनाई थी, उस डोमेन को मैं डिलीट करने लगा हूँ। डिलीट सब डोमेन। ओके, कंफर्म कर रहा है, बिल्कुल डिलीट कर दो। अच्छा, तो जब हम वर्डप्रेस बनाते हैं ना तो वो क्या करता है, वो एक एसक्यूएल का डेटाबेस भी बना देता है। तो वो डेटाबेस भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। ये डेटाबेसेस हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो मुझे कंप्लीट डिलीट करने के लिए एसक्यूएल का डेटाबेस भी डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस था। फ्रंट, ये बैकएंड पे होता है, मैं फ्रंट पे नजर नहीं आता और ना ही हमें इसे देखने की और समझने की जरूरत होती है क्या चीज। ठीक है, तो अभी मैं डैशबोर्ड पे दोबारा जाता हूँ। तो ये वाली स्क्रीन विद नो डोमेन नो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, तो हम यहाँ पे जाएंगे होस्टिंग टूल्स में डोमेन मैनेजर के ऊपर और एक डोमेन में यहाँ पे रजिस्टर करवाता हूँ। ऑफ कोर्स फ्री में जो हमें सब डोमेन ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं मुनीब अहमद डॉट एट वेब पेजेस डॉट कॉम में कुछ भी मीडिया न्यूज ऑनलाइन कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह की डोमेन है उस तरह की। तो ये हमारी डोमेन रजिस्टर हो गई, सब डोमेन बेसिकली दैट इज द सब डोमेन। अब हम जाते हैं इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो होस्टिंग टूल्स के अंदर
जैकी ऐप इंस्टॉलर है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और से कहेंगे भाई वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो। तो यहाँ से ब्राउज एंड इंस्टॉल एप्स वर्डप्रेस, इस पर दोबारा क्लिक करें, प्रोसीड टू स्टेप 2। ये डोमेन चेक कर लें, आपने यही सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मुनीब अहमद डेली डायरी, ठीक है। ये टाइटल आप लिख सकते हैं, पहले तो मैंने आपको नहीं बताया था लिखने का, लेकिन अभी आप इसको लिखने का कोई इशू नहीं है। डोमेन नेम आपने लिखना है वेबसाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ, WP एडमिन का पासवर्ड, इंस्टॉल एप्लीकेशंस, और ये सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। क्वाइट सिंपल, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसकी छोटी सी वीडियो बना के भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना होती रहें, ठीक है। तो कॉपी फाइल कर रहा है, डाटाबेस उसने बना दिया। और सबसे पहले उसने डाटाबेस ही बनाया जो हमने पिछली डोमेन का डिलीट किया था, पुरानी डोमेन का। तो अभी वो फाइल्स कॉपी कर रहा है, वर्डप्रेस की एसेंशियल फाइल्स, फिर प्लगइन इंस्टॉल करेगा, फिर हमें वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करेगा, और उसके बाद हमारा देखिए ना ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, ऑल इन, और फिर उसको क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है। तो ये प्लगइन खुद से वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके हमें WP सुपर कैशे का प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, और फिर सेंडिंग ईमेल और डन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने हमें बताया भी है कि प्रोसेस कैसे है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ईमेल भी आ गई मुझे उनकी। ये वेबसाइट सिंपल सी बन गई है। यहाँ पे मैं WP एडमिन ओपन करने लगा हूँ, /WP एडमिन, ठीक है। एंटर कर रहा हूँ इसको एडमिन पैनल को ओपन करने के लिए। तो समटाइम्स एडमिन पैनल नहीं ओपन हो रहा, ब्राउज किए जा रहे, तो रिफ्रेश करके देख लें, थोड़ी देर के बाद अप्लाई कर ट्राई कर लें एडमिन, और पासवर्ड गलत हो गया, पासवर्ड लगता है, ओके। तो लॉगिन हो रहा है। समटाइम्स यहाँ पे भी आपको ब्राउज करता रहेगा, नहीं करेगा तो रिफ्रेश करके देख लें। तो रिफ्रेश वाली ऑप्शन आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें और क्या था, पोस्ट हैं, ऑल पोस्ट पे जाते हैं, जितनी पोस्ट हैं पुरानी सारी डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही था ना, इसको मैंने ट्रैश में डाल दिया, हेलो वर्ल्ड की बाय डिफॉल्ट पोस्ट थी। फिर पेजेस हैं, ऑल पेजेस में जाते हैं, सैंपल पेज डिलीट कर देते हैं। सैंपल एक पेज बना के दिखाया होता है उन्होंने, वेबसाइट खोल लिया। और ये जो है प्राइवेसी पॉलिसी, इसको हम एडिट करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, और इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, ये पब्लिश होगी, डन हो गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद अपीयरेंस में आते हैं और थीम्स में आते हैं। और यहाँ से एक सिनार्टा थीम मैंने आपको कहा था कि सिनार्टा थीम आप इंस्टॉल करें, ऐड न्यू पे क्लिक करें। अच्छा थीम है, इजी थीम है, उसकी ऑप्शंस बहुत आसान है, ठीक है। तो उसको आप इंस्टॉल करें, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ठीक है। बस ये हमारी वेबसाइट बन गई है। कुछ पोस्ट हम सैंपल पोस्ट कर देते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, ऐड, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट। तो दिस इज मुनीब अहमद डिजिटल, कुछ और लिखते हैं, अबाउट अस की एक पोस्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सैंपल के तौर पे अबाउट अस को हम वैसे ही यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पेज बनाते हैं अबाउट अस का, पोस्ट नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं व्हाट इज SEO, ठीक है। तो एक पोस्ट हम व्हाट इज SEO की कर देते हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग भी दे देते हैं, और एक और हेडिंग दे देते हैं। फिर इसके बाद इसको H2 कह देते हैं, इसको भी H2 कह देते हैं, और इसके बाद से पब्लिश कर देते हैं। एक पोस्ट हो गई। अभी आपने गौर करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ
कि ये यूआरएल है इसका, यहाँ पे लिखा व्हाट इज एसईओ। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसे एडिट करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं एसईओ कर दूं, पहले कैंसिल करता हूँ, आपको इसका यूआरएल दिखाता हूँ पहले। ये बेसिकली इस पोस्ट का यूआरएल है, व्हाट इज एसईओ। अगर मैं इस पोस्ट को व्यू करूँ और चाहूँ कि इसका यूआरएल मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एसईओ लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, ये यूआरएल एडिटेबल है, इसको एडिट करेंगे और व्हाट इज को रिमूव कर देंगे और एसईओ को ओके कर देंगे। ठीक है, स्मॉल यूआरएल हो गया ना। अच्छा, पोस्ट लिखते वक्त भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर इसको ओपन करके देख लें। तो ये एक मिनट, दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसको। इसे हमने एडिट तो किया है, अपडेट नहीं किया। ठीक है, हाँ, दोबारा से ओपन करते हैं। तो इसका यूआरएल देख लें, सिर्फ एसईओ लिखा हुआ है। ठीक है, अमूमन पोस्ट में से हम इसका यूआरएल थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, लेकिन पेज के अंदर इसका यूआरएल स्मॉल, पोस्ट में भी शॉर्ट रहता है। ठीक है, अच्छा, तो एक और पोस्ट करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। पोस्ट है ना, तो ऐड न्यू पोस्ट। तो हाउ टू राइट engaging कंटेंट। ठीक है, तो ठीक है, फुल स्टॉप डॉट प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। ठीक है, और ये मैंने बुलेट्स बना देनी है इनको। इसको मैं हेडिंग 2 कर दूंगा। हेडिंग 1 हेडिंग 2 तो मस्ट होनी चाहिए ना, जरूरत पड़े तो हेडिंग 3 भी लाजमी दिया करें, कोशिश करें। ठीक है, तो इसको मैं एडिट करता हूँ, यूआरएल को एंगेजिंग कंटेंट, राइटिंग एंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, और पब्लिश। डन हो गया। अच्छा जी, अब पेजेस बना लेते हैं, ऑल पेजेस। आपको पता है कौन कौन से पेजेस बनाने हैं? सबसे पहले हमने पेज बनाना है अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का और प्राइवेसी पॉलिसी का। तो अबाउट अस का पेज बनाएं, पब्लिश, नीचे लिखें, मैं तो वैसे बना के आपको दिखा रहा हूँ। ऐड न्यू पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाएं, पब्लिश, ऐड न्यू पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, पब्लिश। ठीक है, लिखें यहाँ पे, इमेजेस लगाएं, सारा कुछ टेम्पलेट टेम्पलेट सेट करें। ठीक है, अच्छा जी, वेबसाइट खोलिए अभी देख लें, विजिट साइट। ठीक है, ये आगे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये वो इस तरह की चीजें। अच्छा जी, डेली डायरी। अच्छा, फिर नीचे देखें फुटर में इतनी चीजें हैं, इनको डिलीट करते हैं, कैटेगरीज को, आर्काइव को और मेटा को। ये कहाँ से हमने करनी है? आई मैंने काफी दफा आपको बताया, अपीयरेंस में जाएं, विजेट्स में जाएं, और देखो स्ट्रीम यार्ड क्या करता है। ठीक है, काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो विजेट्स में आपने जाना है और विजेट्स के अंदर आपने ये डिफॉल्ट साइड बार के अंदर या फुटर वन में चीजें वो ऐड है, तो उस फुटर वन की चीजें आर्काइव को डिलीट कर दें। ठीक है, कैटेगरीज को डिलीट कर दें और मेटा को डिलीट कर दें। ठीक है, रीसेंट पोस्ट जो है इसको आप रहने दें, राइट साइड साइड बार के ऊपर, सर्च को भी रहने दें, रीसेंट कमेंट को डिलीट कर दें। ठीक है, अच्छा, फुटर वन के अंदर हम उम्मन अपने वेबसाइट का लोगो लगाते हैं, यहाँ पे इस जगह पे लोगो लगाते हैं। यहाँ पे सर्च बार उम्मन हम लगा देते हैं, ना भी लगाएं कुछ और लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिंक्स लगा देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के लिंक्स, या कोई और इंपॉर्टेंट लिंक लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। और फुटर फोर के अंदर हम अमूमन अपनी इन दोनों में से किसी एक के अंदर हम अपनी रिसेंट पोस्ट भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, रिसेंट पोस्ट, सर्च का जो ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च की ऑप्शन होगी कहीं ना कहीं, सर्च की ऑप्शन, तो इसको हम फुटर टू में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और सर्च दिस साइट, सर्च इट।
डॉलर्स, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं फिर। अच्छा, फिर इसके अलावा वो जो रिसेंट पोस्ट थी, हम अमूमन उन रिसेंट पोस्ट को, यहाँ पे होगा कहीं रिसेंट पोस्ट, ये इसको फुटर 2 3 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। डन हो गया, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। ओके, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, गुड हो गया। तो रिसेंट पोस्ट के अंदर 2 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी चीजें आपको पता कैसे करनी है, मेन्यू आपको मैंने बताया हुआ कैसे बनाना है, तो भी मेन्यू भी आप देख लें। अपीयरेंस के अंदर ही मेन्यू है, मेन्यूज पे क्लिक करें। इसके अंदर आपके पास ये बाय डिफॉल्ट एक मेन्यू के ऑप्शन में दिखा रहा है आपको, अभी तक कोई मेन्यू नहीं बना हुआ, तो इस मेन्यू 1 को, इसको मेन मेन्यू कह देते हैं हम, ठीक है, या मेन मेन्यू या टॉप मेन्यू आपकी अपनी सहूलत के लिए है। तो जैसे इसको कह रहे हैं सबसे ऊपर वाला मेन्यू, सबसे ऊपर ऊपर वाला मेन्यू, कोई, ये आपकी सिर्फ आपके लिए, आपकी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऊपर वाला मेन्यू कौन सा है। इसके अंदर हम प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं रिमूव, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे नहीं ऐड करते इसको, प्राइवेसी पॉलिसी को रिमूव कर देते हैं, और अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस को सेव कर देते हैं, क्रिएट मेन्यू, ठीक है। तो इसकी सेटिंग जो है ये ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर चली जाएगी। इसको रिफ्रेश करके देख लें वेबसाइट को, अभी तक है यहाँ पे। दोबारा से इसको करते हैं, मेन्यू को देखते हैं, कोई मसला है इसके अंदर। प्राइमरी नेविगेशन को सिलेक्ट करते हैं और सेव मेन्यू करते हैं दोबारा से। अब रिफ्रेश करें इसे, ठीक हो गया। हाँ, अब इसके हेडर और इसकी ये जो चीजें, मुख्तलिफ चीजें हैं, उन्हें अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप के पास यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमाइज की, कस्टमाइज से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वेबसाइट को ओपन करें तो ऊपर भी एक बार आ रही है, एडमिन बार, तो यहाँ भी कस्टमाइज है, इस ये भी वही बटन है। तो ऑप्शन मुख्तलिफ जगहों पर दी होती हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ से कर लो, ठीक है। तो यहाँ से काफी ऑप्शन है, हेडर को चेंज कर सकते हैं, फुटर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट को चेक करें तो इसके एंड के ऊपर एक चीज उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था कि ये कैसे हमने डिलीट करना है, सिनार्टा वर्डप्रेस थीम को, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ आपको, इसका उनका अपना लिंक है, इसे कैसे डिलीट करना है। तो यहीं पे ये कस्टमाइज के अंदर मैंने को घर से ही लेके आना ठीक है। तो ऑप्शंस को आप जरा देखें, इनको, इसको गो थ्रू करें, समझें चीजों को, और इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीजों की समझ आएगी। अच्छा जी, इतने में हो गया हूँ। हाँ, हमना साजिद पूछ रही है, अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसा ब्लॉग हो सकता है कि जैसे करंट अफेयर्स पे लिखना या जो ट्रेंड पर हो पोस्ट रोज की, ऐसी ही हो करंट इश्यूज पर। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आइडिया। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ट्विटर के ऊपर जाएं और अपनी जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर आप यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेंड्स हैं उसकी सेटिंग्स करें, तो जो आपको ट्रेंड नजर आए वो सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स के नजर आए, ठीक है। करंट लोकेशन आप उसकी कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो ट्रेंड आज चल रहा है उस ट्रेंड के ऊपर, जो भी ट्रेंड इनिशिएट हो रहा है, लग रहा है कि हॉट टॉपिक चल रहा है, तो उसके ऊपर एक कुछ ना कुछ लिख के ना पोस्ट कर दें, और इस पोस्ट को फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर आप शेयर भी कर दें, ठीक है। तो यू विल गेट, अच्छा, ये फौरन आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आप करते रहें, महीना 1.5 महीने के बाद आपको ना फील होना शुरू होगा, यार इतनी ट्रैफिक आ रही है मेरी वेबसाइट के ऊपर, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, ठीक है। तो अच्छा जी, तो हम ये देख रहे थे, कस्टमाइजर को लोड कर रहे थे, तो कस्टमाइजर लोड हो रहा है। तो ब्लॉग जो है ना, ये इसको 1 से 1.5 माह कम से कम लगता है आपकी ट्रैफिक जनरेट करते वक्त। अगर आप उस पे शुरू में तो बड़ा काम करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, समटाइम्स आपको डेली 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 की 2 2 पोस्ट लिखनी पड़ती हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे कम से कम एक पोस्ट भी लिखे ना, या कभी 2 पोस्ट भी लिख दी, छोटी बड़ी पोस्ट, 500 600, कभी 800, कभी 1000 वर्ड्स की भी पोस्ट लिख दी, तो उससे क्या होगा, सॉरी, उससे ये होगा कि आपकी जो जितनी भी पोस्ट होंगी गूगल में रैंक होना शुरू करेंगी, जो गूगल है वो इसको वेटेज देना शुरू कर देगा आपकी पोस्ट को, ठीक है। तो जी यहाँ पे फुटर है, फुटर के अंदर आप जाएं, कॉपीराइट बार है,
इस कॉपीराइट बार के ऊपर अंदर आप यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के अंदर आप देखें तो ये लिंक है, थीम लिंक, इसको आप डिलीट कर दें और पब्लिश कर दें, बस इतनी सी बात। तो आपका जो फुटर के ऊपर ये जो लिंक है ना उसका वो रिमूव हो गया, देख लें यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। पे अपनी वेबसाइट को भी रिफ्रेश करके देख लें तो आपको नजर आ जाएगा, कोई यहाँ पे नहीं है, गायब हो गया ना। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, मुनीबा में डेली डायरी की बजाय कुछ और लिखना चाहें, कॉपीराइट। वैसे जो कॉपीराइट 2020 लिखा हुआ है ना और मुनीबा में डेली डायरी लिखा हुआ है, इसने कहाँ से लिया है मैं दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ आपको। इसने लिखा हुआ है कॉपीराइट और इसने ब्रैकेट्स में ईयर लिखा है, ये कोड है, कोड। तो इस कोड के अंदर उसने ये लिखा जो भी साल होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, यहाँ से अब यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो साइट टाइटल जो भी होगा वो उठा लेगा, साइट टाइटल कहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो साइट टाइटल कहाँ पे होता है, यू नो अबाउट द साइट टाइटल। साइट टाइटल होता है आपका सेटिंग्स में, जनरल में। ठीक है, जनरल, तो ये साइट टाइटल है। तो यहाँ पे मैं मुनीब अहमद की बजाय एस एम में लिख देता हूँ, डेली डायरी, और इसको सेव यूज करता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आई हैव सम क्वेश्चंस, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1, HTML टैग क्या होता है? इफ्तिखार साहब के क्वेश्चन, HTML टैग क्या होता है, योस्ट एसईओ प्लगइन में क्या बेनिफिट है, क्या उसे क्यों यूज करते हैं? तो योस्ट का जो एसईओ का जो प्लगइन है, हम प्लगइन्स में जाके हमने प्लगइन इंस्टॉल किए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लगइन अभी हमने ऐड करते हैं योस्ट एसईओ का। योस्ट एसईओ बेसिकली आपका, अभी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे पोस्ट ओपन करते हैं, कोई ओपन न्यू टैब। तो इस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल। ठीक है, कोई भी पोस्ट अगर हम इसको ओपन करते हैं, इस पोस्ट का मेटा टाइटल होगा ये, और मेटा डिस्क्रिप्शन तुम्हारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कैसे चेंज करनी है। ठीक है, कि गूगल को क्या बताना है कि वो टाइटल में क्या लिखे। तो टाइटल में तो हम कहते हैं चलो मजबूरी की हालत में ये तो लिख ही देगा, ठीक है, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो गूगल को डिस्क्रिप्शन दिखाई जा रही है, लोग दिखा रहे हैं अपनी डिस्क्रिप्शन, ये वाली ये वाली, ये हमने ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इसे मॉडिफाई करके खुद से लिख सकें। ठीक है, गूगल क्या करेगा, गूगल करेगा आपके कंटेंट के अंदर जो कुछ उसे दिल किया वो उठा के लिख देगा। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसे फील होंगे कि कंटेंट इस बारे में है तो वो उठा के दिखा देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम अपनी डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम अपने प्रॉपर कीवर्ड यूज करें, वेल ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिखें। इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे जब हम लिखा ना पाकिस्तान रेलवे, तो ये कीवर्ड जहां जहां लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यूजर की टेंशन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अटेंशन इंक्रीज करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। और फेस और जो सर्च इंजन है जैसे गूगल, बिंग, याहू, इसकी वो जरूरत भी है कि वो लोगों को दिखाना चाह रहा है कि इस पेज के अंदर है क्या। बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन उसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन हम खुद से लिखते हैं। फिर वो जो योस्ट एसईओ है वो आपका, आपकी कुछ गूगल वेब मास्टर टूल्स है, गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करने की ऑप्शन देता है। उसके अलावा वो आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली बना देता है। अगर आप कोई पेज डिलीट करते हैं तो वो उस पेज का जो यूआरएल है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो पेज बनाया था इंगेजिंग कंटेंट के अलावा, दूसरी कौन सी पोस्ट थी, हाउ टू राइट व्हाट इज एसईओ वाली, तो उसका जो पहले था उसका यूआरएल था व्हाट इज एसईओ। ठीक है, तो फिर मैंने उसे चेंज कर दिया एसईओ की तरफ। या उस पेज को मैं डिलीट कर दूं तो वो क्या करेगा, प्लगइन वो आपको ऑप्शन देगा भाई अगर इसको कभी ओपन करे पुराने यूआरएल को, तो उसे मैं होम पेज पे ले जाऊं, रीडायरेक्ट कर दूं, उसको क्या करना है। तो इस तरह के ऑप्शन, काफी ऑप्शन वो आपको दे देता है। अच्छा, साइट मैप के वो ये दूसरा पूछ रहे हैं कि जो साइट मैप डॉट एक्सएमएल के क्या बेनिफिट्स हैं गूगल सर्च कंसोल में जो हमने साइट मैप ऐड किया है। तो साइट मैप जो रहता है ना वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट है, पाकिस्तानी.pk। ठीक है, तो साइट मैप में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इस वेबसाइट के ऊपर बेतहाशा पेजेस हैं। ठीक है, अब गूगल के डेली बेसिस पे इसको लेट्स को स्क्रॉल करना है या वीकली बेसिस पे स्क्रॉल करना है, तो गूगल क्या करेगा,
एक ऑप्शन तो ये कि गूगल आए सारी वेबसाइट को जितने भी फॉर एग्जांपल 10,000 सफ़े 10,000 सफ़ों को ये क्यों कर रहे हैं भाई, 9, 3, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 - 7, 11, 12, 19 - 7 कितना होता है? सबमिट। 3 - 3 - 2, ये क्या भाई सवाल है? अच्छा, खैर इसको हम छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे इसका साइट में ओपन करता हूँ। तो एक तो ऑप्शन गूगल के पास ये होती है कि वो आपकी डेली बेसिस पे हर दूसरे दिन आपकी 10,000 पेजेस को कैश करे, यानी कि उसका कंटेंट कॉपी करे और अपने सर्वर के ऊपर ले जाए, और वो सर्वर के ऊपर जो एल्गोरिदम्स हैं वो उसको चेक करें कि उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। दूसरी ऑप्शन ये है, वो उसने कहा है कि आप साइट मैप बनाएं, साइट मैप। अब कुछ 10,000 में से 2 सफ़े चेंज हुए हैं, लेकिन उसने देखना 10,000 सफ़ों को है। कितनी बुरी बात है, कितनी उसको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो अगर इसका साइट मैप, इसका यहाँ पे इसके कैप्चर्स आ रहे हैं, हम उसको ओपन करते हैं टीम एंड्रॉइड को। टीम एंड्रॉइड उसका साइट मैप चेक करते हैं, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो ये साइट मैप उसका एक साइट मैप नहीं है, इतने पेजेस बन गए हैं कि 6 साइट मैप बनाने की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, तो पोस्ट का साइट मैप ये है, पोस्ट का साइट मैप 2 ये है, पोस्ट का साइट मैप 3 ये। अब वो बता रहे हैं यहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन डेट और टाइम वो बता रहे हैं कि ये जो साइट मैप है इसके अंदर लास्ट जो मॉडिफिकेशन है वो 13 नवंबर को हुई थी। ठीक है, तो कुछ कोई ऐसा लिंक है, कोई ऐसा पेज है इस साइट मैप के अंदर जो एक या दो या मल्टीपल पेजेस जो आखिरी दफा 13 नवंबर को मॉडिफाई हुआ था। अब बजाय इसके कि गूगल सारे पेजेस को क्रॉल करे उठा कर 10,000 सफा कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लेके जाए, वो साइट मैप से अंदाजा लगा लेता है कि कौन सा पेज लास्ट टाइम एडिट हुआ था, और जो पेज एडिट हुआ था सिर्फ उस पेज को हमने कॉपी करके कंटेंट लेके जाना है, और फिर उस पेज को कि हमने रैंकिंग पे फर्क डालना है। ठीक है, उस कंटेंट के हिसाब से रैंकिंग वो बता रहे हैं कि 13 को लेटेस्ट जो पेज एडिट हुआ था वो ये वाला पेज था जो कि 13 नवंबर को एडिट हुआ था। ठीक है, तो दिस साइट मैप कंटेन्स 1001 यूआरएल्स। ठीक है, ये इसके कितने हैं? 1000 यूआरएल्स। साइट मैप नंबर 3 के कितने हैं? 397 यूआरएल्स। 2,397 यूआरएल्स सिर्फ इन 3 साइट मैप्स में है। ठीक है, तो बाकी जो साइट मैप्स हैं उनके हम समझते हैं कि कम ही होंगे, तो 2,397 यानी कि 2400 के करीब यूआरएल्स इन 3 साइट मैप्स के हैं। तो 2400 यूआरएल्स उठा के उनका कंटेंट उठा के ले जाना मुश्किल होता है। तो जो गूगल होता है वो यहाँ से अंदाजा लगाता है कौन सा पेज एडिट हुआ था, सिर्फ उसका कंटेंट कैश करके इसको चेक किया जाए। तो बाकी तो पहले इसने चेक कर लिए हैं, तो उसको उनको दोबारा बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होप कि आपको आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। बड़ा अच्छा सवाल था, पूछना चाहिए आप लोगों का ऐसे सवाल। थैंक यू इफ्तिखार। गूगल एनालिटिक्स टूल में अपनी वेबसाइट को एनालिसिस से कनेक्ट करने का इजी स्लो स्पीड प्रोसीजर मेथड या रिटर्न एब्रीविएशन एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स टूल सेटअप। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, गाइडेड कुछ लिख के हमें दे दें, तो मैं आपको वो भी लिख के दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना वो आप लोगों को मैडम मदीहा भी आपको ज्वाइन करेंगे और वो आपको बताएंगी। तो जैब चौधरी चौधरी साहब का सवाल ये है कि उर्दू में कैसे लिखते हैं? उर्दू में ऐसे लिखते हैं, सिंपल उर्दू में लिख लेना आपने। कुछ आपको थीम्स मिल जाते हैं, जैसे कभी हमने थीम इंस्टॉल जो किया था अपीयरेंस के अंदर थीम्स, तो थीम के अंदर हमने सिनार्टा थीम इंस्टॉल किया था। तो इसके अलावा कुछ उर्दू प्रेस के नाम से थीम है, यहाँ पे थीम्स को आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख के देख लें उर्दू वाला कोई थीम है आपके पास। वरना उर्दू के लिए लिखना तो कोई मसला नहीं, न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको उर्दू लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे लिखते हैं। हम ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में क्या सोचते हैं?
ज्यादा जिस मुआशरे हाँ वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसको आप अगर थोड़ा सा इसका फॉन्ट वगैरह इंक्रीज कर दें, इसको हेडिंग 3 कर दें, इसमें इसका फॉन्ट यहाँ से इंक्रीज नहीं होगा, वो और तरीका होगा। तो ये जिस आश्रय में हमारा उठना बैठना है वो समझता है कि ऑनलाइन पैसा कमाना महज फ्रेब और खामख्याली है, हालांकि हालात किसी और बात के गवाह हैं। तरह राह आपको बताते चलें, तो ऐसा जैसा आप लिखना चाहते हैं इसको पब्लिश कर दें। तो पोस्ट आपकी उर्दू में ही होगी, ठीक है, पेजेस उर्दू में होंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ इसको करके। इसी तरह आप अपना लोगो शोगो उर्दू में बनाएं, हर चीज उर्दू में बना के पब्लिश कर दें, तो उर्दू में हर चीज हो जाएगी। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी उर्दू में इसको मैं इस मेन्यू को भी उर्दू में आप कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको सिंपल अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाएं। आपके लैपटॉप से आपको उर्दू लिखनी आनी चाहिए। वो कैसे लिखते हैं वो आपको खुद से सर्च करनी है। वो आपको एक लैपटॉप के अंदर सेटिंग्स होती है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसको आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं उन सेटिंग को कैसे इनेबल करना है। ठीक है, ठीक है, तो सेव कर दें। तो जब आप मेन्यू सेव करेंगे तो आपको इसकी अरेंजमेंट भी उर्दू के हिसाब से करनी पड़ेगी, लेफ्ट टू राइट नहीं करनी पड़ेगी, राइट टू लेफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये राइट टू लेफ्ट हो गई है। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करके देखें। सफा अव्वल कुछ हमारे बारे में राब्ता, ठीक है। उर्दू हो गया। अदरवाइज आप कुछ थीम्स भी हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। उर्दू यहाँ पे लिख के देख लें, उर्दू का थीम्स। हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है, अच्छा, गौहर काबिल ही नहीं। अच्छा खैर, तो उर्दू के कुछ थीम्स हैं, यहाँ से आपको नहीं मिलते तो आपको मुख्तलिफ उर्दू थीम्स, उर्दू वर्डप्रेस थीम्स लिख लें। यहाँ पे फॉर वर्डप्रेस लिखा हुआ है ना, उर्दू थीम्स फॉर वर्डप्रेस। तो थीम्स आप मुख्तलिफ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पेड थीम्स हैं, 45-55 डॉलर के। उर्दू प्रेस के नाम से थीम है, इसको आपको पेड परचेज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर लें, दैट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसको भी, इसका लोगो भी आप उर्दू में बना लें, सिंपल है। तो ये सवाल भी आपका हल हो गया। नफीसा का सवाल ये है कि क्या हम डायरेक्टली वर्डप्रेस में लिखेंगे या अपलोड वर्ड फाइल करेंगे। आप वर्ड फाइल में लिखें, और जब आपने अपलोड करना है तो उधर से डाटा कॉपी करें और वर्डप्रेस पोस्ट में पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, तो दैट इज अनदर ऑप्शन। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, वर्डप्रेस का इतना ही। अभी मैम अभी आती हैं, आपको मैम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो आए और आपको कंटेंट लिखना सिखाएं। ठीक है, कंटेंट, हाउ अच्छा टू जी। राइट, और इसकी बेसिक जो पिच है, ताकि आप लोग इस पे वर्डप्रेस के ऊपर, पोस्ट के ऊपर कंटेंट लिख सकें।
ठीक है, आपने डेली बेसिस पे एक पोस्ट करनी है कम से कम 350 वर्ड्स की, ठीक है। और आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 4 दिन 4 पोस्ट। जैसे डेली बेसिस पे खाना खाते हैं ना, तो वो तो 3 टाइम खाते हैं, आपने सिर्फ एक टाइम पोस्ट लिखनी है, ठीक है। तो 3-4 पोस्ट लिखना डेली बेसिस पे, ताकि आपको कंटेंट लिखने की प्रैक्टिस हो। लिखना कैसे है इसके लिए मैम दीहा आपको कहती हैं। थैंक यू मैम दीहा फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? अच्छा, आई होप कि वर्डप्रेस काफ़ी क्लियर होगा। वैसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया था एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो वीडियोस लगा दें, तो आप चेक करते रहिएगा ग्रुप ना, उसके अंदर जो इस पूरे वीक की आपके पास वीडियोस लग जाएंगी, ठीक है। और क्वेश्चन रिलेटेड टू अभी तक जो भी वर्डप्रेस वगैरह सर ने आई थिंक सारा क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब जब हम सारा कुछ कर लेते हैं ना, तो एक बात आती है कि अब हमने लिखना कैसे है। मतलब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो सोच रहे हैं कि हम वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाएं किस टॉपिक पे। तो कोई टॉपिक आप लोगों ने डिसाइड किया है अभी तक कि कैसे आप लोग बनाएंगे? कोई मुझे मैसेज करके बताएगा आप लोगों ने कोई डिसाइड किया है कि आप लोग किस टॉपिक पे बनाओगे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग? फ्री वाला ही? अच्छा, ब्लॉग सिर्फ आप लोग अपनी मतलब आप लोग अर्निंग के लिए या सिर्फ सैम्पल क्रिएट करने के लिए नहीं बना सकते। मतलब हमारे लिए कि असाइनमेंट है, बल्कि आप इसलिए बना सकते हैं उसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह ऐड कर लो। मतलब आप ये ऐड कर दो कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपने क्या काम किया। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल राइटिंग कर रही हैं तो आर्टिकल राइटिंग में आपने क्या कुछ किया हुआ है, उसका सैंपल आपने जनरेट करना है। कोई क्लाइंट फैब्रिक स्टोर बनाना चाह रही है नफीसा, मतलब आप लोग ऑनलाइन सेलिंग करना चाह रही हो, ऐसे ही है ना। लॉट्स ऑफ टॉपिक, एजुकेशन, सोसाइटी, मेंटल हेल्थ, लेटेस्ट ट्रेंड्स, प्राइवेट स्कूल टीचर सैलरी एक्सेट्रा। जेब आपका ओरिजिनल नेम क्या है? बशारत है क्या है? ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा, बेशक इनबॉक्स कर दें मुझे। अच्छा, और करंट अफेयर्स पे करना चाह रही हैं हम ना, जैसे मैगजीन वगैरह बनाना चाह रहे हो आप? जी बशारत ही हैं आप, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये जो जिनके पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना, बुक रिव्यू पोस्ट, हेरा तो इंस्टाग्राम का हैंडल भी चला रही है ना, तो कोटेशन वगैरह डालती है। मुझे एक दिन आपका नाम नहीं याद आ रहा था, आई वॉज रीडिंग वन ऑफ योर स्क्रिप्ट, इंस्टा पोस्ट देख रही थी मैं। नहीं, तंग तो नहीं करता कोई भी क्लास में। अच्छा, जितने लोगों के पास ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो सोच रहे हैं कि हम लोग इतने सारे टॉपिक्स पे करेंगे, तो सबसे पहले जो एक चीज़ होती है जो करंट अफेयर्स के अलावा मैं बता रही हूँ, जैसे ये एजुकेशन पे भी काम करना चाह रही है, सोसाइटी पे भी, मेंटल हेल्थ पे भी, लेटेस्ट ट्रेंड्स पे भी। अब लेटेस्ट ट्रेंड्स किस चीज़ के? फैशन के अगर आप डालेंगे और साथ में आपने एक फील्ड रखी होगी एजुकेशन की या मेंटल हेल्थ की, वो याद अगर तो आप मैगजीन बना रहे हैं ना, तो फिर तो उसके अंदर समहाउ वो फिट हो जाएगा, कैटेगराइज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप एक ऐसी ब्लॉग सिंपल बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप मतलब कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक ही टॉपिक पे स्टक करें, उसी पे रहें, एक ही टॉपिक पे स्टिक करें, उसी पे ही रहें और उसी के ऊपर काम करते हैं। हाँ मैम, हम आपका इंजीनियर फिजान, आपके पास फाइवर पे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए या आप स्ट्रेटली अपवर्क पे काम शुरू करना चाह रहे हो? बेसिकली अपवर्क इसलिए नहीं करवाया जाता शुरू शुरू में, मैं तो इसलिए नहीं करवाती कि जब तक आप लोगों के पास थोड़ा सा प्रीमियम नॉलेज नहीं होता ना, कम्युनिकेशन का, क्लाइंट को डील करने का। अच्छा, लेटेस्ट ट्रेंड्स फिर ठीक है, फिर ठीक है, हो गया। तो तब तक आपको ये प्रॉब्लम होता है कि आपको अपवर्क के ऊपर ना थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा होती हैं। लाइक आप अगर 30 डेज में ऑर्डर नहीं आ रहा, सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं प्रोफाइल के। दूसरा ये कि इसके ऊपर प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं और कंपनीज नॉर्मली बैठी होती हैं, कंपनीज और प्रोफेशनल्स हायर हो रहे होते हैं।
तो बेहतर ये तरीका ये होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आपको ऑर्डर्स लेने आ जाए, कम्युनिकेशन वगैरह आपकी अच्छी हो जाए, ग्रिप आ जाए, एक दफ़ा फाइवर के ऊपर आप चल जाओ, उसके बाद फिर आप अपवर्क पे जंप करो। फिर प्रोजेक्ट हंटिंग भी आसान हो जाती है, प्रोजेक्ट ग्रैब करना भी आसान हो जाता है, और आराम से काम कर सकते हो। आपका जो मेहनत है ना, मतलब उसकी वसूली हो जाती है। और ये नहीं होता कि आप काम करते जा रहे हो लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 30 डेज़ के बाद फिर अगर आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो जब वो फिर प्रॉब्लम करता है। इसलिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले फाइवर के ऊपर बना लें, काम शुरू कर दें। अब वक्त तो अगर फाइवर के ऊपर करना आगे काम, तो फिर अब वक्त आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं अपना काम। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब जितने भी लोग हैं ना, उन सब की भी एक छोटी सी एक्टिविटी है। अभी कुछ लोगों ने तो मुझे बताया कि हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी सब ने नहीं बताया। तो अगर आप सीरियस नहीं भी हो ब्लॉगिंग को परस्यू करने के लिए, तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो ऐसे ही बस नॉन सीरियस होके जैसे कि वो कर रहे होते हैं काम अपना, ऐसे करते करते रैंडमली उनको याद आता है कि यार मेरे पास ना बहुत ज़्यादा इमेजेस की कलेक्शन हो गई है, या सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा मीम्स की कलेक्शन हो गया है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि इनकी एक ब्लॉग पर डाल दूं और लिंक्स जो हैं वो फेसबुक के ऊपर शेयर करती जाऊं या करता जाऊं, और उसके ऊपर मैं ट्रैफिक लेकर आऊं, तो लोग वहां से भी अर्न कर लेते हैं। तो मतलब ये आपकी एक, जैसे जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है ब्लॉगिंग। इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर सुनता हूँ मैं। जी मैम, मिल रहे हैं ऑर्डर। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी बताया नहीं है इंजीनियर फैजान शौकत साहब कि आप ऑर्डर कितने ले चुके हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको मिल रहे हैं। करवाएंगे आप वक्त भी, ज़रूर जंप करवाना है इसके ऊपर भी। फ्रीलांसर पे ऑर्डर कैसे लेते हैं निमरा? अच्छा, पूछ रही हो। फ्रीलांसर पे ना यार, मुझे ज़ाती तौर पे फ्रीलांसर पसंद नहीं। हालांकि जब मैंने शुरू किया था, मैंने फ्रीलांसर पे काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन अब मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप हमें अब वक्त भी पढ़ा देंगे। वेबसाइट नेम, डोमेन नेम जो होती है ना, यूजुअली जब आप लोग मतलब कर लेते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने क्या करना होता है, आप दोबारा से डिलीट करके फिर नहीं बना सकते हैं। जैसे आपका यूज़र नेम होता है ना फाइवर पे, वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल डोमेन नेम यही है कि वो आपको बदल नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद नो लेटेस्ट ट्रेंड्स रिलेटेड टू एजुकेशन। अब वक्त का नोट कर लिया मैंने फैज़ान, और जब मुझे लगेगा ना कि बाकी सारी क्लास अब रेडी है, तो अब वक्त पे ज़रूर जंप करा दूंगी मैं, और प्रॉब्लली नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन था फ्रीलांसर का चलो हम कल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हाँ, मैं ब्लॉग्स का ही बता रही थी कि आप लोग इसको ना अपनी पैसिव इनकम के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब जितने लोग शॉपिफाई या शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए बना रहे हैं ना, और उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि वो एक वेबसाइट बनाएंगी, कुछ कुछ मैं आपको वेबसाइट एक दिखाती हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखी है, और बड़ी कोई पता नहीं क्या था, ग्लैमर हब सेल शायद यही थी। अच्छा, आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है। ये एक वेबसाइट है, ये मतलब वो देखो, इसके अंदर क्लोथिंग के रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है ना, वो कट पीसेस और इस तरह की कलेक्शन लेते हैं कि जी डिस्काउंट पे स्टॉक उठा लेते हैं, और बाद में उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के ना अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये 2-3 साल पहले मैंने देखी थी इसको यहाँ पे, और तब ये बिल्कुल न्यू थी, मतलब नया नया आया था। इन्होंने ये लोग भी यही करते हैं, कुछ कलेक्शन के इन्होंने पीसेस रखे होते हैं, और जैसे लिमिटेड मतलब आपके जैसे सेल्स लगती हैं वहाँ से उठा लेते हैं। तब इन्होंने ऐसे किया था, और फिर इसको अपनी इस तरह वेबसाइट पर डालते हैं। काफ़ी अच्छी सेल्स थी इस वेबसाइट की, अभी तो नहीं आइडिया कितना हो गया, लेकिन इनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। और एक दफ़ा इनसे हमने बात की थी, तो मतलब इनका हमें ये बता रहे थे कि हमारे पास आ रहा है, हमारा ट्रक जो है ना वो ऑफलोडिंग के प्रोसेस में है, तो फिर ही हम अपनी कलेक्शन को ना अपडेट करेंगे। अब ट्रक का मतलब ये है कि उसमें पता नहीं कितने लाखों की लॉट होगी कपड़ों की, तो इतना बड़ा कारोबार है। अच्छा, अगर आप लोग वेबसाइट्स के ऊपर काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस स्टॉक लेना होता है, और बाकी आपकी मार्केटिंग वगैरह की स्ट्रैटेजीज होती है जिसके साथ आप कर सकते हैं। ये लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो आपकी मैसेजेस की सर्विस होती है ना, ये वो ज़्यादा करते हैं।
फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं और मोबाइल फ़ोन नंबर्स हैं इनके पास, उसके ऊपर लाजमी आपको ऐड देंगे। तो आप इस तरह से ये लोग ना मार्केटिंग करते हैं, उनको काफ़ी अच्छे ना जेन्युइन क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और ये बड़ा मतलब सिंपल सी इन्होंने बनाई हुई है वेबसाइट, इसके अंदर कलेक्शंस डाली हुई हैं रीसेंट, आप यहाँ पे शॉपिंग का एक्सपीरियंस दे देते हो और आप ये कर लेते हो। अब आप लोग इस यहाँ तक इस लेवल तक कैसे पहुँच सकते हैं अदर देन इन्वेस्टिंग ऑन द स्टॉक। आप ये भी काम कर सकते हो कि आप पहले अपनी मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बनाएं साइट, उसके ऊपर कुछ स्टॉक वगैरह डालें, कुछ प्राइसेस वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह खरीदें, और जो आपकी अपनी क्लास है ना उसको वो दिखाएं और उनसे बोलें कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन परचेज फ्रॉम मी। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं वो यही कर रही हैं। अगर आप वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है जब आप शॉपिंग का एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं और सारा कुछ कर रहे होते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव बनती है। बहुत सारे लोग इस एक्सपेंस को भी बचाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फेसबुक से अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो इंस्टा का हैंडल बना लेते हैं, इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं और अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं वहाँ से। मतलब पेजेस हैं उनकी, प्रॉपर पिक्चर्स लगाते हैं, उस पिक्चर्स जो भी चीज़ वो बना रहे हैं या बेच रहे हैं उसकी पिक्चर्स लगाते हैं, लगा के और वहाँ पे अपनी शुरू कर देते हैं। इसमें बिल्कुल कोई ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ना कोई ख़ास डेवलपमेंट कॉस्ट आती है। अच्छा, उसके बाद फिर वो लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट को। अब जितने लोग ऐसे हैं जिनको शॉपिंग का एक्सपीरियंस देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहते वो ये करें, वो सिंपल अपने ब्लॉग, अपना पोर्टफोलियो के लिए बनाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भी बनाते हैं, जैसे कि आप बना रहे हो, हाँ निम्रा कल हो जाएगा। इट डिपेंड्स, डोमेन तो बहुत सस्ती भी मिल जाती है ना, फेसबुक यूज़र, डोमेन सस्ती मिल जाती है, होस्टिंग वगैरह परचेज करनी पड़ती है। और अगर आप करे हो इसके ऊपर शॉपिफाई वगैरह पे तो आपको थोड़े से इनकी चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, या जब आप डेवलपमेंट किसी और से करा रहे होते हैं तो पे करते हैं। अगर तो आप लोग यहाँ खुद से करना चाह रहे हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब शुरू आप कर लो 15-20 हज़ार से, अगर आप डेवलपमेंट खुद ही कर लेते हो जैसे भी वर्डप्रेस वगैरह किया, तो एक अच्छी होस्टिंग आपको 1-2 साल के लिए मिल जाती है 15,000 विद डोमेन। इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो मतलब अभी ट्रैफिक लेके आने के लिए पहले अपने फेसबुक वगैरह के पेजेस चलाते हैं, उसके बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को कन्वर्ट करते हैं। और बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो पहले शुरू ही वेबसाइट से करती हैं, देन उसकी प्रमोशन के लिए अपने फेसबुक के पेजेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं, ब्लॉग्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपकी अपनी मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए या पोर्टफोलियो के लिए। अब उसके अंदर कंटेंट आप किस तरह का डाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कोई वेबसाइट नहीं होती, उनके पास कोई स्टॉक नहीं होता, वो परचेज नहीं करते, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी फैशन सेंस, फॉर एग्जांपल वो फैशन पे काम कर रहे हैं, उनकी फैशन सेंस बहुत अच्छी होती है, तो वो फैशन के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अभी विंटर कलेक्शन आई है, किस किस ब्रांड की आई है, अभी डिस्काउंट्स कहाँ चल रहे हैं, कितने अच्छे डिस्काउंट्स हैं, किसकी क्या कलेक्शन है, और बहुत सारे लोग इसका व्लॉग भी बनाते हैं और उसकी वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे सिडी सेज वाले ये करता है ब्लॉग। ठहरो मैं बताती हूँ, ये दो फ्रेंड्स का ही है, सिडी सेज कुछ ऐसा, फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग है। तो फिर जब इनकी एक वर्थ बन जाती है ना, इनकी एक रीडरशिप बन जाती है, तो क्या होता है कि रीडरशिप बनने के बाद बहुत सारे ब्रांड्स फिर इनको कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी जो लेटेस्ट, ये दोनों ओनर्स हैं ना, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ना, इसके बारे में आप बात करें। और उसके बाद जैसे ये 4 ऑनलाइन ब्रांड्स, ये अभी इसको मैं खोल के दिखाती हूँ पोस्ट को। ये बड़ा सिंपल सा ब्लॉग शुरू किया हुआ इन्होंने, एक अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ है। ये बनाते हैं, कहते हैं कि हम आप यहाँ पे लिस्ट करें और हम आपको पे करेंगे। इस तरह से जो ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं ना, जिसके ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है और आपको वो ब्रांड जो है वो पे कर रहा होता है, ये ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे करते हुए भी देखा होगा। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली पेड मार्केटिंग में आ जाता है, या इसको हम गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं कि आपने मेरे लिए एक गेस्ट पोस्ट जो है वो लिख दी। कभी कभी कंटेंट भी ब्रांड खुद ही लिखवा के दे रहा होता है और आप इसको यहाँ पे लगाते हैं, उसके आप चार्जेस लेते हैं। ये भी एक तरीका है अर्न करने का। अगर आपको ब्लॉगिंग की सेंस आ जाती है ना, मतलब आप लिख लेते हो, आर्टिकल्स लिख लेते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आपकी फेवरेट है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, चाहे वो आपकी अपनी स्किल का ही हो।
तो आप लोग गेस्ट पोस्टिंग के भी चार्जेस ले सकते हैं। और अगर आपका ब्लॉग इस लेवल पे चला जाता है कि लोग आके जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसकी एक ट्रैफिक जनरेट हो रही होती है, लोग पढ़ते हैं, तो आप उस टॉपिक के ऊपर लिख के अर्न कर सकते हैं। हाँ जी, ये सब कैसे होता भी सिखाएंगे, लेकिन अभी मतलब ये सब ऐसे ही होता है कि आप लोग ये भी अर्निंग, जैसे ब्लॉग से अर्निंग के तरीके होते हैं, ऐसे यूट्यूब के चैनल से अर्निंग के तरीके होते हैं, अदर देन एडसेंस जिनको हम कहते हैं वही होते हैं। अच्छा, मतलब ब्लॉग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई रिसर्चर है, या आप कोई फिलांथ्रोपिस्ट हैं, या आई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीक। हाँ, ये देखो सर बता रहे हैं 35 से 5000 रुपीज़ में बड़े आराम से आपको मिल जाती है। और आजकल बड़े अच्छे अच्छे आपके पास डील्स भी आने वाली हैं, दिसंबर है ना, तो आप वाकई इतने में ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो खर्चा है ना वो 15-20 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होता। मैक्सिमम जिसको आप कह सकते हैं 3-4 ईयर्स के लिए आराम से आपको मिल जाती है एक अच्छी होस्टिंग। तो आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मतलब ब्लॉग्स के अलावा अगर आप लोग इतना भी नहीं लगाना चाहते ना, तो आप लोग फ्री वाले से भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैं वही बता रही हूँ कि जब आप लोग फॉर एग्जांपल रिसर्च कर रहे होते हैं, तो रिसर्च के बाद आप कहते हो यार अच्छा मैं अब मतलब मेरे कौन है ऐसा लोग जो मेरे जैसा लाइक माइंडेड पीपल कौन है जो पढ़ना चाहते हैं इस तरह के कंटेंट को। जैसे एक पेज है हिशाम अलगाइली, लड़का है, उसने शुरू किया था। आप लोगों ने अक्सर साइंस पेज एक देखा होगा, बड़ी उसकी शॉर्ट वीडियोस हैं, और फेसबुक से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस वो लगाता है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अब साइंस के ऊपर लोग कहते हैं यार फैशन के ऊपर तो बड़ी जल्दी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कैसे लोग करते हैं ना, मतलब साइंस के पीछे कौन आएगा। तो इसकी लाइक उसने क्या किया कि उसने छोटी छोटी वीडियोस बनाने शुरू की, और अपना एक ये वाला बंदा, ये लड़का है, मतलब इस 14 मिलियन का इसकी वर्थ का पेज है। और ये ऐसा साइंस पेज है जिसके ऊपर लाइक हर मिनट में एक उसके पास फॉलोअर आता है, और डेली इसके फॉलोअर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। नॉर्मली साइंस ये टॉप रेटेड साइंस का पेज है, और इस तरह का कोई साइंस का पेज नहीं जो कि किसी इंडिविजुअल के हाथ जो रन कर रहा है और उसको इतने ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते हैं डेली बेसिस पे। इस वजह से ये बहुत ना सिग्निफिकेंट है। अब आपके जहन में आता है कि अच्छा मैं अभी अर्निंग का आपके जहन में नहीं है, आप बस ये चाहते हो कि आप लोगों को लोग आपके पास आएँ और आपकी बात जो है वो सुने, जो भी आप कहते हैं उनके साथ अपना रिसर्च वर्क शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं। जो भी आपकी रीसेंट स्टडी है, या फॉर एग्जांपल आपको पढ़ने का बहुत शौक है, जैसे अभी मुझे हिरा बता रही थी, तो आप बुक्स के बारे में रिव्यू दे सकते हैं। फिर आपकी एक उस तरह की ऑडियंस शुरू हो जाती है जब आपकी मतलब इसको कहते हैं कि जैसे नेचुरली आपके पास ऑडियंस ट्रैफिक आने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन पे पैसे नहीं लगा रहे। तो क्या होता है, तो जब इस तरह आपके पास बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, फिर आपकी एक रीडर्स की कैपेसिटी बढ़ती है। फिर आपको उस तरह के ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं कि देखो आप एडसेंस भी नहीं लगा रहे हो, आप हमारी पोस्ट या हमारी बुक के बारे में रिव्यू दो, वी विल पे यू। और ये बड़ा जेन्युइन सा होता है। ये इसी तरह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप लोग ने ज़्यादा देखी होंगी इस तरह की चीज़ें। ये सारा कुछ हो रहा होता है। ब्लॉग जो है वो मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बस आपको शुरू करनी चाहिए सबको, जिनको इंटरेस्ट है और जिनको नहीं भी है, जिनको लग रहा है ये चीज़ बहुत मुश्किल है और शायद हमसे नहीं होगी, लेकिन वो जब करेंगे तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आप लोगों को लग रही हैं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपसे फाइवर के ऊपर ही काम करना चाह रहे हैं और ब्लॉग को सीरियसली भी नहीं ले रहे, आप 1 रुपया भी नहीं लगाना चाह रहे, पेमेंट वगैरह नहीं देना चाह रहे, आप करते हो जी, आप कहते हो कि अच्छा चलो ये मेरा वो क्लाइंट आपसे कहता है कि आप राइटिंग की सर्विस ऑफर करें, आपके पास सैम्पल्स हैं, तो आप क्या करते हो कि आप कहते हो यार मैं सैम्पल्स को कहाँ से दूँ। अब सैम्पल कंटेंट राइटिंग में ये होता है कि अगर आप उसको एक आर्टिकल लिख देंगे ना, 500 वर्ड का एक उसको आर्टिकल लिख देंगे, इसको सैम्पल क्रिएट करके देंगे, तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो आपका आर्टिकल उठाएगा और चला जाएगा और आपको पैसे भी नहीं देगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि हम फ्री वाले सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर अपना कोई सैम्पल क्रिएट कर देते हैं, और जब क्लाइंट हमसे कहते हैं तुम्हारे पास कोई सैम्पल है, आप उसके साथ वो लिंक शेयर कर सकते हैं। ये भी फ़ायदा होता है फ्री वाले पे काम करने का। मतलब ये कोई भी इसमें से ना वेस्ट ऑफ एफर्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, हर चीज़ आपको ना पे बैक ज़रूर करेगी। अच्छा, अब सबसे उसके बाद जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं फ्री वाला, जैसे हमने साइन अप भी कर लिया, हमने वर्डप्रेस की ब्लॉग भी बना लिया, उसके ऊपर कुछ पेजेस भी बना लिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह के पेजेस बना लिए, सारा बना के अब हमने पहली पोस्ट लिखनी है।
तो जो पहली पोस्ट है मतलब हम उसको कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला जो आइडिया होता है ना, वो ये होता है कि आप ऐसी चीज़ों अपने बारे में ये देखें कि आप मतलब जो करना चाह रहे हैं वो क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा जैसे ये हुरिया बता रही है कि उसको मेंटल हेल्थ और ये इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है और वो इसके ऊपर काम करना चाहती है, उसकी डोमेन क्लियर है, वो इसी पे काम करेगी। इसके लिए अपनी ऑडियंस लाइक माइंड को लोग खुद सर्च कर लेगी। इसके लिए अपनी ऑडियंस खुद मतलब बना भी सकती है वो। और कुछ लोग ऐसे जो सोच रहे हैं यार असाइनमेंट दी हुई है लेकिन अब करें क्या, तो आप देखिए कि आप रोज़ाना किस तरह की वीडियोस देखते हैं। ठीक है, आप मीम्स देखते हैं, आप मेकअप के वीडियोस देख रहे हैं, आप उनके ऊपर भी बना सकते हैं, उनके लिए बना के दें। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हमने पहला बनाना। अब सबसे पहला जब हम पोस्ट बनाते हैं ना, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्या आती है हमारे जहन में, कोई बता सकता है मुझे? फिर मुझे बता सकते हैं जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में क्या आती है जिससे हमें शुरू करना चाहिए? अभी इतने सारे हम लोगों ने ब्लॉग वगैरह देखे हैं। टॉपिक, उसके बाद टॉपिक तो है ना, आपने चूज़ कर लिया इस टॉपिक पे मुझे लिखना है। जैसे आपने चूज़ कर लिया मैं फैशन पे लिखूंगी, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज़। और इसके अलावा एक बेसिक सी चीज़ है जो सबसे पहले आती है, कंटेंट। हाँ बिल्कुल कंटेंट। सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में आती है वो होता है टाइटल। जब आप कोई चीज़ गूगल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ गूगल किया है, बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट्स, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या देखी है यहाँ पे? टाइटल। ट्राई इट फॉर फ्री, कीवर्ड रिसर्च मेड इजी, राइट इफेक्टिव कंटेंट, वी कैन डिज़ाइन योर वेबसाइट। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ मैंने देखी है? ब्यूटीफाई वॉट, अनिका? एग्जैक्टली इकरा टाइटल। टाइटल आता है हमारे जहन में कि जो भी टाइटल आपने दिया है वो किस तरह का लिख रहे हैं। अच्छा, अब टाइटल की जो टेक्निकल चीज़ें है ना, वो ये है कि आपका बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि उसके अंदर कुछ लाइक वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा हो या उसमें कोई नंबर लिखा हो, जैसे 5 ways to cure diabetes, why we need to take care of our डेली हेल्थ, या इस तरह के टॉपिक जिसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क या कोई ट्रिगर कर रहा होता है वो चीज़, वो वाला टाइटल जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाता है। अब टाइटल आपने लिखना है और उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, मतलब इस तरह से जब आप लिखते हो ना तो गूगल के अंदर आपका टाइटल जो है वो फिट ना हो रहा हो, डॉट डॉट लगे हों। कल मैं कुछ सर्च करी थी, ये देखो इसमें से किसी के ऊपर भी डॉट डॉट नहीं लगे हुए। अब आप इसमें से देखो बहुत सारे टाइटल्स जो है ना, वो देखो इसमें क्या कितने लिखे हुए हैं, वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं। ये बल्कि ये असाइनमेंट है, अभी की छोटी सी एक्टिविटी है, मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ। अब देखो कि लोगों ने जो टाइटल्स लगाए किसी भी टॉपिक पे सर्च करके देखो उनके वर्ड की लेंथ कितनी है, कितने वर्ड्स यूज़ किए हुए टाइटल में। या आप इसको इसी क्वेश्चन को गूगल भी कर सकते हैं। ज़रा सब लोग जल्दी से करो कि ये कैसे करते हैं, कितने टाइटल की वर्ड लेंथ क्या हो सकती है, क्या होती है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वेबसाइट्स के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर। अभी करें, मतलब 36 हुए हैं, आपको मैं 46 पे पूछती हूँ आपसे मैं। छोटी सी बात है ये, बहुत सिंपल है, एक गूगल के ऊपर एक क्वेरी डालनी है सिंपल, या जस्ट सिंपल डाल के सर्च करके देखना है कि वर्ड काउंट है उसकी ना, वर्ड काउंट करना है कितने वर्ड्स यूज़ किए हैं इस टाइटल में। आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बता दें कि हम लोग ये कर रहे हैं, ताकि मैं वेट कर लूँ, वरना मैं आगे चलूँ। सिंपल ये करना है, आपने देखना है कि एक आर्टिकल है, उसका जब टाइटल हम बना रहे हैं तो उस टाइटल का वर्ड काउंट कितना है।
ऑलमोस्ट 9। ठीक है, और कोई? ट्वेल्व और 14। अच्छा, 14 जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अब सही गेस कर रहे हो आप लोग। 8 से 12 के दरमियान आपके वर्ड काउंट होना चाहिए। इससे लंबा टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होता। दूसरा जो फैक्टर होता है टाइटल बनाने का, वो ये होता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि ट्रिगरिंग हो। ठीक है, ठीक है, ट्रिगरिंग हो, या वो मतलब आपके दिमाग में ना एक एकदम से आपको अट्रैक्ट करे। सबसे बड़ी बात ये है, अट्रैक्ट करे टाइटल आपका। बिटवीन 65 कैरेक्टर्स नहीं, मैं वर्ड्स पूछ रही हूँ, वर्ड से ज़्यादा क्लियर समझ आती है। 8 से 12 होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो आप उसके बाद लिख रहे हो कि मतलब ऐसी चीज़ जो हुक कर ले ना दिमाग को, क्योंकि आपको पता है कि जो यूज़र आता है, जो रीडर आता है, वो कुछ में 8 होगा, कुछ में 9 होगा, कुछ में 10, कुछ में 11, कुछ में 12। इससे ज़्यादा लंबे मतलब 25-20 वर्ड्स के आपने टाइटल्स नहीं कभी देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे। तो अनटिल वो कोई न्यूज़ हो, न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो उसके बाद आपने जी जी लाइबा, बिल्कुल गुड। 8 से 12 मैक्स। अच्छा, आपने इससे ज़्यादा, उसके बाद आपने कोई ऐसी चीज़ डालनी है कि जो मतलब आपको अट्रैक्ट करे, क्योंकि यूज़र का जो स्पैन है ना, अटेंशन स्पैन, वो सिर्फ 3 सेकंड होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ सर्च किया, अब इस सर्चिंग में कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉपर लगी, मैं बस उसको देखूंगी, टाइटल देख कर ही मैं उसकी वेबसाइट पे क्लिक करूंगी। तो टाइटल ही अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो मुझे मैं उसके ब्लॉग पे नहीं जाऊंगी। सेम इसी तरह जैसे आप लोग फाइवर के लिए जब अपना टाइटल बनाते हो, गिग का टाइटल, तो आपको बार बार कहा जाता है कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, और वो कीवर्ड्स हों, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हो लोग सर्च चीज़ करने के लिए, और वो अट्रैक्टिव हों इतने ज़्यादा कि लोग जैसे ही पढ़ें आके क्लिक करें और आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, ताकि आपके पास ऑर्डर्स आ सके। अब जितने लोगों को क्लिक्स नहीं आते, इसका मतलब ये कि उनका टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होता। आप उसमें वाई वॉट वगैरह यूज़ करेंगे, या उसमें फिगर्स यूज़ करें, नंबर्स यूज़ करें। नंबर्स जो होते हैं ना, वो एकदम से अट्रैक्शन मतलब आपकी अटेंशन जो है ना उसको ग्रैब कर लेते हैं। उसके बाद जब आपने टाइटल लिख लिया और ऐसा वो हो जो कि अटेंशन फ़ौरन से ग्रैब कर ले, तो आपने उसके ऊपर भी काम करना शुरू करना है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे होते हैं, तो आपने एक तो रिसर्च करनी है ना अपने टॉपिक पे, आपके पास उसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए। दूसरी ये चीज़ होती है कि आपने एक ही टॉपिक पे रहना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंटेंट राइटिंग, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव कंटेंट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, तो आप ये नहीं करोगे कि आप इफेक्टिव कंटेंट की बात करते करते एकदम से आप चले जाओ कंटेंट की टाइप्स पे। ठीक है, मतलब आपने जब बोला है कि मैं कैसे कंटेंट इफेक्टिव लिख सकती हूँ, या मैं बताऊंगी कैसे लिखूंगी, तो आप ये नहीं बताएंगे कंटेंट की टाइप्स किस तरह की होती हैं। आप मतलब मिक्स नहीं कर सकते 2-3 टॉपिक्स को। रिलेटेड टॉपिक्स के लिए भी आपने अलहदा से टाइटल बनाना है, अलहदा से पोस्ट बनानी है, ताकि रीडेबिलिटी आसान हो जाए। उसके बाद जो एक काम आता है वो ये होता है कि जब आप टाइटल बना लेते हो, नॉर्मली तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो, आप बस टॉपिक चूज़ करते हो और उसके बारे में एक रफ सा टाइटल बना लेते हो। कुछ टूल्स भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं ऑप्टिमाइज टाइटल्स ढूंढने में। लेकिन कुछ कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप कहते हो अच्छा चलो मैं लिखती हूँ, मैं कंटेंट इसके ऊपर लिखती हूँ। आर्टिकल लिखने के बाद भी आप 2-3 दफ़ा जब उसको पढ़ते हैं, फिर आप अपना टाइटल जो है वो अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। अब ये टाइटल की बात है। उसके बाद जब हम करते हैं, टाइटल के बाद क्या आता है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है, ऐसी है ना? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप कैसे लिखते हैं? आप मुझे कोई कोई एक बताना चाहेगा, कभी आप लोगों ने जो कोई आर्टिकल क्लास में या अपने को जब आप डिग्री का प्रोग्राम में कोई असाइनमेंट ऐसी बनाई होती है, तो उसमें जब आप अपना इंट्रोडक्ट टाइटल के बाद आप कैसे पहली लाइन लिखते हो, कहाँ से शुरू करते हो? नॉर्मली मैंने देखा है डेफिनेशन से शुरू करते हैं ज़्यादातर लोग, ऐसी है ना?
डेफिनेशन ही यूजुअली लिख रहे होते हैं बैकग्राउंड से, बिल्कुल इसी तरह बैकग्राउंड से या डेफिनेशन से। अच्छा, जो की है ऑनलाइन या डिजिटल आर्टिकल की जो कि अट्रैक्टिव, वो ये होती है कि जब आपने एक टाइटल बनाया है ना, तो जो आपकी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है वो उस टाइटल की नेक्स्ट सेंटेंस होता है। थॉर और डेफिनेशन, एकेडमिक राइटिंग ऐसे ही होती है, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसे नहीं लिखते। आप ये लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू राइट एन इफेक्टिव कंटेंट की जब आप बात कर रहे हैं, या मैं आपको एक, या मैंने भी एक ब्लॉग खोला था, ये जब आप इस तरह से एक टाइटल आप बना चुके हो ना, जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, बेस्ट न्यू लिपस्टिक्स फॉर ऑनलाइन ब्रांड्स, सॉरी लड़कों को शायद बुरा लगे कि इन्होंने यहाँ पे लिपस्टिक्स खोलिया, लेकिन अब वो खुला ही ऐसे। तो नेक्स्ट लाइन जो है ना, वो ये नहीं है कि ब्रांड्स, सॉरी, लिप शेड्स क्या हैं, कौन कौन से पॉपुलर हैं, या ऑनलाइन कौन से, किस पे बात किया है उसने, बिल्कुल जिस जहाँ पे उसका ये वाला टाइटल खत्म होना है ब्रांड्स, उसके आगे जो बाम्स हैं, लिप बाम्स हैं या लिपस्टिक्स हैं, उनके टोन्स की बात शुरू होगी। मतलब नेक्स्ट सेंटेंस जहाँ पे पहला आपका टाइटल एंड हुआ ना, नेक्स्ट सेंटेंस उसका अगला पार्ट लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा कि नए सिरे से आपने कोई चीज़ कहानी डाल दी है। ये बहुत एक छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है कि जब भी आपने लिखना, आपने ये नहीं करना कि बैकग्राउंड क्या है, वो अब लिखना शुरू कर दो कि जी देर आर सो मेनी ऑनलाइन ब्रांड्स दैट आर ऑफरिंग ह्यूज अंडरटोन और मैट ब्राउन और सैटिन टैन। नहीं, आपने सिंपल उनके लिपस्टिक के कलर से स्टार्ट किया है। मतलब जहाँ पे आपका टाइटल का सेंटेंस एंड हुआ ना, लग रहा है कि फ्लो चल रहा है, टाइटल के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पिछले वाले का ही फ्लो है। ऐसे नहीं लग रहा है कि बैकग्राउंड से नया आर्टिकल शुरू हो गया। आप लोग बेशक 2-3 और भी डेफिनेशन और स्मॉल इंट्रो जो है ना, इंट्रोडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी हम लोग एकेडमिक में ज़्यादा लिखते हैं। हम लोग जब ऑनलाइन वर्ल्ड पे बात करते हैं या ऑनलाइन हम लोग ब्लॉग्स वगैरह के लिख रहे होते हैं ना, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कि हम ये लिखते हैं कि हमने पहला जो टॉपिक है, जो टाइटल हमने बनाया, उसका अगला सेंटेंस कौन सा होगा। ये आप जितने भी आपके पास ये एक्टिविटी इनफैक्ट करने की, आपको जिस तरह का भी ब्लॉग पसंद है, आप वो खोल के देख लें, वहाँ पे ऐसे ही काम किया होगा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, जब आपने अब उस वाले जो एक पैराग्राफ है ना, उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कि हमने बात की है कि जो टॉपिक है उसको, उसके ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं या हम क्यों लिख रहे हैं, या उसका क्या किस चीज़ से हमने शुरू करना है, लेकिन टाइटल से नेक्स्ट सेंटेंस होना चाहिए वो। फिर आ जाता है आपके पास पिक्चर्स कैसी हैं। जब आप किसी चीज़ को हाईलाइट कराना चाहते हैं ना, तो आप लोग उसकी पिक्चर्स लगाते हैं। जैसे अगर आप लोग नाइकी वाले अपना, या BMW वाले, जो आप कई दफ़ा अगर आपने उसके बिलबोर्ड्स वगैरह देखे होंगे ना, तो वहाँ पे उन्होंने नाइकी का सिर्फ टिक लगाया होता है, BMW का एक वाटर जो उनका लोगो है वो लगा होता है वहाँ पे, बस। और उससे पता चल जाता है कि ये BMW है, और ये नाइकी पे लोग वेट करते हैं कि अब इसकी नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो नीचे वो पढ़ते हैं उसको। तो बेसिकली जो पिक्चर होती है ना, वो यही काम कर रही होती है, वो अट्रैक्शन जो है ना, वो इमिडिएटली ग्रैब कर लेती है। तो आपने एक इमेज ऐसा यूज़ करना है लाजमी, जो कि आपकी पूरी जो कंटेंट आप लिख रहे हैं ना, जैसे ये देखो, ये देखो, इसमें सारे शेड्स की बात है जो कि आजकल चल रहे हैं, ऑटम के शेड्स हैं। तो और आप अगर देखो तो इसमें ब्रांड्स भी काफ़ी सारे उन्होंने डाले हुए हैं, उसकी उन्होंने पिक्चर खींची हुई है। मतलब देखते ही पता चल गया कि ये कुछ न्यूड और इस तरह के कलर्स की बात करें, और लिपस्टिक की बात हो रही है, उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो मतलब इमेज, उसके बाद आपकी इमेज आती है, इसको हम कहते हैं फीचर्ड इमेज, आपने जो यूज़ की होती है। जब आप अपने ब्लॉग पे वापस जाओगे ना, तो वहाँ पे इस टाइटल के साथ ये वाली पिक्चर आ रही होगी। आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाता है। उसके बाद फिर आपने रेलिवेंट पिक्चर्स लगानी है, और ये देखो, ये हेडिंग, जैसे सर बात कर रहे होते हैं बार बार, H1 H2 वगैरह की हेडिंग है, ये बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखो, एंटिस कॉस्मेटिक्स, लश मेट लश मैट मेट लिपस्टिक्स, और इस तरह से सारा लंबी सी एक लाइन बनाई हो, ठीक है। छोटा सा टू द पॉइंट आपने बात किया, और उसकी एक हेडिंग बना दिया। अब एक चीज़ मैं और बताऊं, इस पैराग्राफ में मैंने ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, ठीक है। छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, और उसके बाद ये स्पेस आई हुई है, फिर 2 लाइन्स लिखी हैं, फिर स्पेस आई हुई है। देयर द लिट रिकमेंडेशन फॉर द सीजन, एक लाइन लिखी हुई है। मुझे देखने की वजह से मैंने पिक्चर देखी, ये पढ़ा, और ये प्राइस देखा। अब ये जो कंटेंट है,
ये बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं की हुई यार एंटिस कॉस्मेटिक्स क्या है, कौन उसको रन कर रहा है, कौन कौन सी क्या क्या फीचर्स हैं उसके, नहीं। जो एक कलर उन्होंने पिक किया है ना, उसके बारे में उन्होंने बात की है, उसकी प्राइस मेंशन किया है और उसका लिंक दे दिया है। देखो, जो मैं कही थी कि आपको गेस्ट पोस्टिंग के लिए वो पे भी करते हैं, ये आपको यहाँ पे लेके जा रहा है। जो शॉपिंग की एक वेबसाइट है ना, शॉपिंग का एक्सपीरियंस दे दिया। ये अफिलिएट भी हो सकती है इनके, ये देखो, ठीक है, आप वहाँ से सिंपली शॉप कर सकते हैं आगे। तो ये सारा कुछ जो है, जो हम लोग थोड़े वक्फे वक्फे से चीज़ों को डाल रहे हैं, ये होती है ब्रीदिंग स्पेसेस। जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ब्रीदिंग स्पेस। वो ब्रीदिंग स्पेसेस जितनी अच्छी लिखी होंगी, बच्चे इंट्रोडक्शन का जो ना एक पैराग्राफ में 3 to 4 लाइन ही आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। अगर पैराग्राफ आपका लंबा हो रहा है तो बेहतरीन तरीका होता है इसको डिवाइड कर देते हैं आप 2 पैराग्राफ में। 4 to 5 लाइन्स आर इनफ फॉर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबी लाइन्स नहीं आती। इससे ज़्यादा लंबी लाइन्स इसलिए नहीं आती क्योंकि पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जो यूज़र स्क्रीन पे ऐसे अपना देख रहा होता है ना, उसके लिए इतनी लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को, जब हम फ्लो को जो है हम मेंटेन करने के लिए ब्रीदिंग स्पेसेस ऐड करते हैं। वो स्पेस हो सकती है, वो बुलेट्स हो सकती हैं, वो स्मॉल हेडिंग्स हो सकती हैं, वो पिक्चर्स हो सकती हैं। ये हमें हेल्प करती हैं अपने बड़े सारे बोरिंग से आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद ये जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं आपकी बॉडी के टेक्स्ट में आ जाती हैं, और सबसे एंड पे फिर आप उसको कंक्लूड करते हैं। जो बेहतरीन तरीका होता है ना किसी आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाने का, भी होता है कि आप उसके अंदर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। ऐसा ना हो कि आपने दूसरों से सुना है और आपने डाल दिया। स्पेशली अगर आप कोई रिव्यू वगैरह डाल रहे हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि जो आपने चीज़ इस्तेमाल की है, जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। ओपिनिएटिव मतलब ये नहीं हो सकता कि बायसनेस हो, लेकिन ओपिनियन ज़रूर ऐड करें। ये एक ओवरऑल जनरल सा मेथड है एक कंटेंट या एक आर्टिकल को लिखने का। ब्रीदिंग स्पेसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लोग बहुत लंबा लंबा नहीं लिखते। बहुत अच्छा सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस का जो लेंथ होती है, जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो बहुत वो मैक्सिमम जो होती है ना, वो 10 से 25 बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। तो आप 18 वर्ड्स के दरमियान उसको सम अप कर दें एक सेंटेंस को। बहुत लंबे लंबे जुमले नहीं लिखते, हमेशा उसको ब्रेक करें और छोटा कर दें। और एक चीज़ आती है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी ये होती है कि आपका जो सेंटेंस है वो इतना डिफ़िकल्ट इंग्लिश में या डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में तो नहीं लिखा हुआ कि क्लाइंट जो यूज़र है जो पढ़ रहा है उसको एकदम से जंप करना पड़ रहा है वोकैबुलरी को चेक करने के लिए। मतलब वो उसको मीनिंग नहीं समझ आ रहा, वो जाता है वोकैबुलरी खोलता है। यहाँ सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही। जैसे वो कहते हैं ना वर्ड शुद्ध हिंदी शुद्ध उर्दू, इस तरह से नहीं लिखा होना चाहिए ये जो हम डिजिटल वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर जितना मुश्किल लिखा होगा ना, उतने चांसेस ये होते हैं कि जो यूज़र है वो भाग जाएगा। अब अगर इसमें यहाँ पे इसने कोई बहुत डिफिकल्ट सी इंग्लिश यूज़ की होती है, इज अ गॉर्जियस शेड बाय एंड अ यूनिवर्सिटी फ्लैटरिंग कलर का नाइस ब्राउन ब्राउन टोन दैट विल लुक गुड ऑन एवरी स्क्रीन, सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। देखो अभी सेंटेंस यहाँ पे लंबा हो रहा था, इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 है सिंपल। इससे ज़्यादा जब उसका सेंटेंस बड़ा हो रहा था ना, उसने इसको सिंपल हाइफन के साथ ब्रेक किया है और वाइंड अप कर दिया है। ऊपर भी देख लें आप, ये देख लो काफ़ी लंबा है, इसमें 25 के करीब होंगे सेंटेंस। इससे ज़्यादा सेंटेंस में वर्ड, इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं आप डाल सकते। जब लंबे होने लगते हैं आइदर ऐड कॉमाज ऐड कर लें अगर आपको बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है उनको, अदरवाइज़ आप उसको ब्रेक कर लें किसी भी तरह से। बहुत लंबे लंबे जुमले नहीं लिखते। रीडेबिलिटी स्कोर आउट ऑफ 10 भी होता है, आउट ऑफ 100 भी होता है। कुछ ऑनलाइन टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं रीडेबिलिटी स्कोर जानने के बारे में। जैसे एक हमिंग बर्ड के नाम से एक ऐप है, उसमें सिंपल जब अपना कंटेंट डाल लेते हैं, आप उसके अंदर पेस्ट करते हैं, तो आपको बताता है कि आपकी रीडेबिलिटी स्कोर क्या है। अगर वो लेस देन 10 है तो उसका मतलब आपकी रीडेबिलिटी अच्छी है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज़ किए हुए, बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ नहीं किए हुए, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए हुए जिनकी ट्रांसलेशन आपको चेक करनी पड़ती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि 5th ग्रेडर आराम से पढ़ सके वो जो आपका फिर आपने आर्टिकल लिखा हुआ है। एक PhD का स्कॉलर या 65 ईयर्स ओल्ड भी जो है वो इसको ईजिली पढ़ सके, वो इतना मुश्किल ना लिखा गया हो, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर ना हो। अच्छा ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप आर्टिकल लिख लेते हैं, अनटिल और अनलेस वो कोई रिसर्च बेस्ड है। मतलब
उसकी एक अलग कैटेगरी, क्योंकि वो एकेडमिक में आ जाता है, एकेडमिक के वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। ब्लॉग्स वगैरह के लिए आप बहुत मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। आप किसी भी ब्लॉग को उठा के देख लें, उसमें हार्डली कोई एक या दो वर्ड ऐसे होंगे जो कि डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि जिनके लिए हमें यूज़ करना पड़े। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं कि यार आर्टिकल राइटिंग तो बहुत आसान है, हम क्या करते हैं कि हम सिनोनिम्स वगैरह चेंज करें तो करके तो हम कर देंगे। तो वो जो सिनोनिम्स होते हैं ना, वो बेसिकली रीडेबिलिटी स्कोर बढ़ा देते हैं, और इसका मतलब ये कि तो उसको समझ में नहीं आता, वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने थोड़ा गौर से करनी है। अच्छा, अब एक करने की एक्टिविटी है, वो ये है सबके लिए कि आप लोगों ने कल देख कर आना है कि आपने एक आर्टिकल लिखना है खुद से, ठीक है? अपनी मर्जी का टॉपिक चूज़ करना है। आप लोगों ने पेजेस भी बना लिए, आपको बनाने भी आते हैं। आप लोगों ने उस टॉपिक के ऊपर 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के लाना है, उसका एक इमेज बनाना है, आप गूगल से भी ले सकते हैं, उसको एडिट कर लीजिएगा। उसका एक टाइटल बनाना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी और एंड पे कंक्लूजन, ठीक है? और एंड पे जाके ऑथर का बायो नज़र आ रहा होता है कि ये क्या करता है, या ऑथर कौन है कौन नहीं। अक्सर आपने ब्लॉग्स में देखा होगा जिनके लाइक जेन्युइन राइटर्स होते हैं, तो कोई घोस्ट राइटिंग नहीं कर रहा था, जेन्युइन राइटर्स होते हैं, उन पीछे उनके नाम, उनकी पूरी बायो नज़र आ रही थी छोटी सी। इंटरलिंक्स और ये सारा कीवर्ड्स ऐड करना, ये भी हम बताएंगे बाद में। अब मैं बताऊंगी या सर बताएंगे, वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, वो एक आर्टिकल लिख के लाना है, फिर हम उसके अंदर हाइपर लिंक्स वगैरह भी ऐड करेंगे, हो जाएगा सबसे। ये बड़ा सिंपल सा काम है। एक टॉपिक लेना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, 3 4 5 6 7 ब्लॉग्स पढ़ो और उसमें से अपनी मर्जी का कंटेंट उठाओ, इन्फॉर्मेशन उठाओ और उसको अपने वर्ड्स में लिख कर ले आओ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने खुद लिखना है, ठीक है? रिसर्च बहुत थॉरो होनी चाहिए जिस भी टॉपिक पे आप काम करें, और कोशिश करें कि रीसेंट हो। मतलब कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करें, आपके पास उसका रीसेंट नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, उसके बारे में आप फिगर्स ज़रूर ऐड करें। फिगर्स जो होते हैं ना, मतलब अगर आपका एक आर्टिकल है उसके अंदर नंबर ज़रूर ऐड करें, वो एकदम से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इसमें प्राइस ऐड की है, मुझे और कुछ देखूँ या ना देखूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल इसका हल्का सा ये देखती हूँ और यहाँ से प्राइस ना, मतलब नंबर एकदम से आपकी अट्रैक्शन, आपकी अटेंशन जो है उसको ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपने करके आना है, कल हो जाएगा ये। कोई रिस्पॉन्स देगा क्लास में से? उर्दू में भी आर्टिकल लिख सकते हैं, बट बच्चे 4 to 5 लाइंस का एक पैराग्राफ बना लें, डेफिनेशन। हाँ, लिख सकते हैं अगर आप चाहते हो ना उर्दू में लिखना, मतलब आप ब्लॉग भी उर्दू में बनाना, लेकिन मैं एक दफ़ा चाहूँगी कि आप एक असाइनमेंट मुझे इंग्लिश वाले में करके दिखाएं। तो ये आसान सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा लिखे होंगे आर्टिकल, लेकिन इसको कोशिश करनी है कि इस तरह उन्हीं टर्म्स में लिखें जिस टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सा काम है, और बाद में उसको आपने ना पोस्ट करना है अपने ब्लॉग पे। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि जो गिग्स आपने बनाई है ना, फॉर एग्जांपल कुछ लोग हेल्थ पे लिख रहे होंगे, कुछ लोग मेंटल हेल्थ पे लिख रहे होंगे, तो वो उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख ले लें, और फिर जब कोई क्लाइंट उसको अपने सैंपल के तौर पे अपने पास रख लें। जब कोई क्लाइंट मांगेगा आपके पास कोई सैंपल है, तो वो लिंक आप उसको दे दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, आपका कंटेंट जो है वो कॉपीराइटेड हो जाता है, कोई नहीं उठा सकता, और आप सैंपल भी दे देते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है, ठीक है? और जो लोग अपना मतलब कोई ब्लॉग वगैरह बनाना चाह रहे हैं, वो उस टॉपिक पे करें जिस टॉपिक पे वो बनाना चाह रहे हैं, हो जाएगा सब सही है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट भी थी आप लोगों के लिए। हाँ जी, मैंने वीडियोस वाला मैंने बता दिया था, प्लीज़ ग्रुप में चेक करते रहिएगा, वो रिस्टोर हो जाएंगी। और जो अच्छा, ये जो आदिल और आप लोगों के लैब मैनेजर्स जो है ना, वीकली फीडबैक फॉर्म जो है वो लाजमी फिल करना है सबने। आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया हुआ लिंक। अच्छा, एक बात और है, मैं बताती, मतलब बार बार रिपीट करती हूँ इस बात को, कि आप लोगों के क्या होता है, कई दफ़ा एक एक्सेल लिस्ट हर रोज़ आपके लैब मैनेजर जो है, ओके जी गुड, आपके जो लैब मैनेजर है ना, हर रोज़ वो कर रहे होते हैं, एक लिस्ट पोस्ट कर रहे होते हैं एब्सेंट की।
तो आपने क्या करना है कि वो एब्सेंट की जो लिस्ट होती है ना, आपने उसमें अपना नाम देखते रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अटेंडेंस मार्क की होती है लेकिन वो समहाउ किसी तरह से लगी ही नहीं होती कि ये आपका नाम तो नहीं आ रहा, तो वो काइंडली उसको भी एक दफ़ा, उस पोस्ट को भी एक दफ़ा नज़र मार लिया करें। ठीक है। तो इस वीक की वीडियोस जो है ना, मतलब जो फिर पुराने दिन है उनकी फ्राइडे तक रहेंगी और फ्राइडे की वीडियो संडे तक रहेगी। तो आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड इट। आप लोग उसको अपने पास किसी भी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, देख के रिवाइज करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ऑल दो सर ने आज सारा का सारा रिवाइज भी कर दिया हुआ है। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी सभी रिस्टोर हो गई हैं। ओके जी, गुड। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आपकी फ्रीलांसर की और अब्बा की मैंने नोट कर ली है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी जंप करेंगे। व्हेन वी कॉपी द कंटेंट फ्रॉम वर्ड टू वर्डप्रेस फॉर्मेट चेंजेस, तो वो आप उसको एडिट कर लेना वर्डप्रेस के एडिटर में जाके। सब डोमेन एडिट हो सकती है, सर विल आंसर। क्योंकि वर्डप्रेस जो है ना उसको मैं नहीं देख रही, तो मुझे अब आइडिया नहीं है सर ने वो किस तरह से करवाया है। सर विल आंसर बेटर। अच्छा, सब डोमेन वही है जो आपने स्टार्टिंग में ऐड की थी ना? हाँ हो सकती है। जब भी कोई चीज़ होती है ना, आप उसको ज़रा एक दफ़ा जाके ना उसके राइट और लेफ्ट पे चेक किया करें, वहाँ पे कुछ पेन सा बना होता है। पेन को चेक करो, वहाँ पे आ रहा है। टेबल्स ऐड नहीं होते। नफीसा कैसे, मतलब समझ नहीं आया। थैंक यू ये फेसबुक यूज़र। आपकी तारीफें जो है ना हमारा 2-3 किलो खून बढ़ा देती हैं, लीटर सॉरी। टेबल्स ऐड नहीं होते। नफीसा किस तरह के टेबल ऐड करना चाहनी हैं आप उसके अंदर एक नया टेबल खुद बना लो। वर्डप्रेस में वर्डप्रेस का एडिटर होता है ना, वैसे ही होता है जैसे वर्ड का होता है, तो आप उसके अंदर बना लो। गूगल आपने खुद करना है चीज़ों को कि हाउ यू विल ऐड अ टेबल इन योर वर्डप्रेस ब्लॉग, तो वो सिंपल आ जाएगा। सिंपल मेन्यू में जाओ, टेबल्स है वहाँ से ऐड कर लो तो हो जाएंगे। या आप ये भी कर सकते हैं, आप वर्ड के अंदर बना के ना और उन टेबल के सारे एलिमेंट्स को ग्रुप कर लो और उसको एज इमेज उठा लो। ये भी कर सकते हो आप, हो जाएगा। बहुत आसान है सारा कुछ करना। पिक्चर ज़रूर ऐड करनी है, आप गूगल कर लें और उसको कैनवा में जाके एडिट कर लें। ठीक है, कैनवा को यूटिलाइज़ किया करें, बड़ी अच्छी सर्विस है ये। और अच्छा अनिका, इसके लिए ना आपको अपने लैब मैनेजर को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि वीक 1 रिफ्रेश करके देखें, हो जाएगा आई थिंक सो। थैंक यू जेब, बशारत इनफैक्ट आपका नाम बिल्कुल डिफरेंट। मुझसे 2-3 दफ़ा लैब मैनेजर पूछ चुका है कि ये कौन सा लड़का है जो हमारी इसमें ऐड हुआ है। मैंने कहा ये लड़की ही है, इन्होंने नाम अपना चेंज किया हुआ है। आप फिर ना ऐसे करें, अपने लैब मैनेजर से बात करके देखें, बिकॉज इट्स नॉट इन माई हैंड कि मैं उसको एडिट कर सकूँ या गो थ्रू कर सकूँ। तो आप ज़रा एक बार लैब मैनेजर को इनबॉक्स करो। मेन डोमेन में ही सब डोमेन बना सकते हैं कि मेन डोमेन को चेंज करके सब डोमेन बना सकते हैं? मुझसे पूछ रहे हो, बता रहे हो इफ्तिखार। चलो ठीक है, क्वेश्चन अपने डाल दो पोस्ट के नीचे, तो उसको वहाँ से मैं आंसर कर दूंगी। और वो वीडियो सारी रिस्टोर होगी, यू गाइस कैन वॉच दैम अगेन, और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वहाँ से रिजॉल्व हो जाएंगे। नहीं समझ आता तो इनबॉक्सेस हैं, इनबॉक्सेस कर लो, टैग कर दो। टैग कर दो तो समझ भी है, नोटिफिकेशन आ जाती है, तो फिर आपके ज़्यादा जल्दी आंसर हो जाते हैं क्वेश्चन। हाँ चलें ठीक है, वाइंड अप कर दूँ मैं क्लास? कल मिलते हैं फिर। कल की क्लास की टाइमिंग है, राबिया आई थिंक आपके एंड पे इशू है, मेरे एंड पे नहीं है।
और एक ही दफ़ा हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं क्या करना, हाँ 10:45 से 11:30 तक की, सॉरी 12 तक की टाइमिंग है। तो कल मिलते हैं क्लास में। बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़। सर की तरफ से भी अल्लाह हाफ़िज़।